Myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is community nutrition, सामुदायिक पोषण। आज हम इसका पार्ट 1 लेंगे। इससे पहले हमने कम्युनिटी हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। कम्युनिटी न्यूट्रिशन से पहले हम एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य को देखते हैं। समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम होना। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समुदाय को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जन जन का जीवन सुरक्षित होता है। अधिकांश भारतीयों के भोजन में, चाहे वह गरीब हो या अमीर, वृद्ध हो या युवा, स्त्री हो या पुरुष, गर्भवती माता हो या धात्री, किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की अधिकता या कमी रहती ही है। विशेषकर गरीब, किसान, मजदूर तथा निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों का भोजन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपर्याप्त होता है। फलस्वरूप अनेक पोषण न्यूनता जन्मनित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे रक्तअल्पता, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी-बेरी, रिकेट्स, ख्वाशिरकोर, मेरास्मस, घेंगा रोग आदि। कुपोषण के कारण उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही कार्यक्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए वहाँ के सामुदायिक पोषण पर अधिक बल देना चाहिए। सामुदायिक पोषण को समझने के लिए हमें कुपोषण को समझना होगा, क्योंकि कुपोषण ही सब बीमारियों की जड़ है। इससे अनेक बीमारियां हो जाती है, और जब ये बीमारियां किसी समुदाय में फैल जाती है तो उसे सामुदायिक मैलन्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। तो कुपोषण जो है उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं परिभाषा। कुपोषण यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो कुपोषण की परिभाषा में हमने देखा कि जब एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या फिर अधिकता, दोनों ही बातें इसमें देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है, कुपोषण कहलाता है। कुपोषण में की स्थितियाँ, इसमें अतिपोषण और अल्पपोषण दो तरह की स्थितियाँ देखने को आती है। अतिपोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन बोला जाता है जिसको, जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है और यह अधिकता लंबे समय तक रहती है, तो अतिपोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला रोग, तो अगर अतिपोषण यानी ज़्यादा पोषण हो जाए शरीर में तो मोटापा। दूसरा हृदय रोग जैसी बीमारियां, उच्च रक्तचाप या हाइपर विटामिनोसिस। ए और डी दो तरह के विटामिन हैं, इनकी जो है मात्रा जो है शरीर में ज़्यादा हो जाती है। यह कुपोषण की स्थिति अतिपोषण कहलाती है। दूसरी स्थिति है अल्पपोषण, अंडर न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है, और वैसा पोषण अल्पपोषण कहलाता है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती है, जैसे अंधता, ख्वाशिरकोस, मेरास्मस, स्कर्वी, बेरी-बेरी, रक्तअल्पता आदि। विकासशील तथा अविकसित देशों के अधिकांश लोगों में अल्पपोषण के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। भारत में 70 से 80% 1 से 5 वर्ष के बालक तथा गर्भवती माताएं रक्तअल्पता के शिकार हैं। अल्पपोषण भी दो तरह का होता है, प्राथमिक अल्पपोषण और द्वितीयक अल्पपोषण। प्राथमिक अल्पपोषण में वो है जिसमें भोजन में पौष्टिक तत्वों के निरंतर कमी के कारण होता है, यानी हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व ना के बराबर होते हैं, तो यह प्राथमिक अल्पपोषण कहलाता है। द्वितीयक अल्पपोषण, जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में, यानी पौष्टिक तत्व तो पूरा अच्छे से ग्रहण कर रहा है, संतुलित आहार भी खा रहा है, परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण और उपापचय तथा संग्रहण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, यानी बॉडी के अंदर ही कुछ डिफेक्ट आ गया है कि उसका जो डाइजेशन होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, मेटाबॉलिज्म होना है, या फिर उसका जो स्टोरेज है वो ढंग से नहीं हो पाता है, तथा वे पौष्टिक तत्व मल मूत्र पसीने द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं बिना यूज हुए। तो ऐसा अल्पपोषण द्वितीयक अल्पपोषण की श्रेणी में आता है। अल्पपोषण की तीव्रता के आधार पर 3 डिग्री में बांटा गया है। कम या न्यून अल्पपोषण,
जिसमें थोड़ा बहुत ही पोषण की कमी देखने को मिलती है। साधारण अल्प पोषण और गंभीर अल्प पोषण। गंभीर अल्प पोषण ज़्यादा घातक स्थिति होती है। अति पोषण जो है उसमें अतिभार, मोटापा, हृदय रोग, विटामिन ए, विटामिन बी की अधिकता, यकृत रोग, गुर्दे का रोग और उच्च रक्तचाप। अति पोषण ज़्यादातर जो बैठे हुए काम करते हैं या फिर जो लग्जरस फैमिलीज़ होती हैं, रिच फैमिलीज़ में ये जो रोग है वो देखने को मिलता है। जबकि अल्प पोषण जो है उस स्थिति में कमी हो जाती है शरीर में पोषण की या पोषक तत्वों की, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी रक्त अल्पता, मेरास्मस, घेंघा, रतौंधी इत्यादि। अब आता है कुपोषण के कारण, यानी हमने पहले कुपोषण की परिभाषा को देखा, फिर कुपोषण की स्थितियाँ, अतिपोषण और अल्प पोषण के बारे में जाना। अब लेते हैं कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, कुपोषण का जो पहला कारण है, बहुत सारे कारण हैं, हम एक एक करके लेंगे। पहला कारण है गरीबी। भारत एक विशाल परंतु निर्धन देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गरीब हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। अतः उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी तक उपलब्ध नहीं होती है। विशेषकर निम्न आर्थिक वर्ग के लोग, मजदूर एवं निर्धन किसान और उनके बच्चे कुपोषण के अधिक शिकार होते हैं। दूसरा है इसमें अज्ञानता, यानी जो है अवेयरनेस यानी इग्नोरेंस की कमी, अवेयरनेस की कमी। गरीबी के साथ साथ अज्ञानता भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। यह जरूरी नहीं है कि महंगे फल, सब्जियों, सूखे मेवों में ही सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। सस्ते भोज्य पदार्थ, सस्ती सब्जियां एवं सस्ते फल भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे पालक, बथुआ, चना साग, सरसों का साग, सहजन के पत्ते, गाजर आदि। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उन खाद्य पदार्थों के बारे में जनता को जानकारी दी जाए। तीसरा आता है इसमें जनसंख्या वृद्धि। यदि गहन विचार किया जाए तो पता चलता है कि कुपोषण की मुख्य जड़ जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि का होना है। जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में भोज्य तत्वों का उत्पादन नहीं हो रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थों का उपभोग कम होता है, क्योंकि कम उत्पादन के कारण ये महंगे होते हैं, जिसे हर कोई, विशेषकर निर्धन जनता, खरीद कर नहीं खा सकती है। फिर आता है शिक्षा का अभाव। अशिक्षा ही सभी बुराइयों की जड़ है। अशिक्षित व्यक्तियों में सोचने, समझने, विचार करने, कल्पना करने की क्षमता की कमी होती है। अतः वह ये नहीं सोच पाते कि किन किन भोज्य तत्वों में कौन कौन सी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं और उनकी पूर्ति किन साधनों से और कहाँ से की जाएगी। अतः वे सही भोजन का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कई बार भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा परिवार के उन भोज्य पदार्थों को खरीदने की क्षमता के बावजूद भी अशिक्षा के कारण उनका उपयोग भोजन में नहीं हो पाता है। परिणामतः कुपोषण की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। फिर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि, स्वयं का धंधा न करने की चाह, सरकारी सेवाओं में नौकरियों का अभाव आदि कारणों से बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिलती, अतः आय नहीं होती। परिणामतः गरीबी बढ़ती है और कुपोषण बढ़ जाता है। फिर आता है भोजन में अपर्याप्त आपूर्ति। जन समुदाय में भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति से भी कुपोषण बढ़ता है। भोजन की आपूर्ति भोजन के उत्पादन पर निर्भर करती है और भोजन का उत्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूमि, सिंचाई की सुविधा में कमी, उत्तम खाद एवं बीज में कमी होती है, उचित एवं पर्याप्त तकनीक की कमी के कारण, मानव संसाधन की कमियों के कारण, भंडारण की असुविधा के कारण भी ये जो है भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है। भंडारण की असुविधा भी एक बहुत बड़ा कारक है कुपोषण के लिए। भोज्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए न केवल अनाज का उत्पादन ही आवश्यक है, अपितु इसका भंडारण भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उचित भंडारण के अभाव में भोज्य पदार्थों को कीड़े मकोड़े, चूहे, जानवर, पक्षी एवं सूक्ष्म जीव नष्ट करने लगते हैं। चूहे जितने अनाज को खाते नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद करते हैं। परिणामतः भोज्य पदार्थ कुछ ही दिनों में सड़ गल कर व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता कम हो जाती है। परिणामतः ये लोगों तक नहीं पहुंचाता है और कुपोषण को बढ़ावा देता है। फिर आता है भोज्य पदार्थों के परिवहन में कमी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। सभी भोज्य पदार्थ
सभी जगहों पर नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि भोजन उगाने हेतु मिट्टी, जल एवं जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि सभी स्थानों में एक समान नहीं होती है। जैसे कश्मीर में सेब उगता है, बिहार में लीची होती है, लखनऊ का आम प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में चावल की खेती होती है। तो परिवहन के साधनों की कमी के कारण जब भोज्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाती है और व्यक्ति कुपोषण जनित रोगों का शिकार हो जाता है। फिर आता है वितरण नीति, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति भी भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। यदि वितरण नीति उचित नहीं है तो ज़रूरतमंद लोगों तक भोज्य पदार्थ नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे वर्ष 2001 और 2002 में उड़ीसा तथा राजस्थान में सैकड़ों लोग भूख के कारण मर गए, जबकि केंद्र सरकार के पास इतना अधिक अनाज था कि उन्हें समुद्र में फेंकवाना पड़ा। सही वितरण प्रणाली न होने से लोगों को भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फिर आता है भोज्य पदार्थों में मिलावट। कुपोषण का कारण न केवल भोजन का उत्पादन, वितरण, संग्रहण या उपलब्धता ही है, बल्कि भोज्य पदार्थों में मिलावट भी होना है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से उनकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता कम हो जाती है। कभी कभी वे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक साबित होते हैं। तो इनसे भी बहुत सारे रोग जो हैं वो शरीर में पनपने लगते हैं और सही तरह से पोषण जो है शरीर को नहीं प्राप्त होता है, फलतः कुपोषण की स्थिति देखने में आती है। फिर आता है भोजन संबंधी भ्रांतियाँ। कई परिवारों और समुदायों में कुछ भोजन के प्रति ज़बरदस्त भ्रांतियाँ हैं। जैसे जैन परिवार में मांस, मछली, अंडा खाना पूर्णतः वर्जित है, तो कुछ ऐसे भी कट्टर शाकाहारी होते हैं जो दूध तक का सेवन नहीं करते हैं। वे दूध को भी मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि दूध का निर्माण भी गाय के रक्त से होता है। कई परिवारों में गर्भवती माता को पपीता नहीं खाने दिया जाती, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब जो है भ्रांतियाँ हर विभिन्न धर्मों में और विभिन्न जातियों में फैली हुई रहती हैं, और ये मान्यता ही भोजन संबंधी भ्रांतियाँ उन्हें उचित पोषण युक्त भोजन को लेने में बाधा बनते हैं। फलतः अच्छा भोजन जो है शरीर को प्राप्त नहीं होता और कुपोषण की स्थिति देखने में आती है। फिर आता है धर्म। भारत की अधिकांश जनता धार्मिक आस्थाओं के कारण उच्च गुणवत्ता तथा अधिक पौष्टिकता वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करती है। अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि ज़्यादातर हिंदू परिवारों में, भारतीय परिवारों में खाए नहीं जाते हैं। परिणामतः वे कई प्रकार के पोषण न्यूनता जनित रोगों के शिकार हो जाते हैं। संस्कृति का प्रभाव। कई लोग महंगे भोज्य पदार्थों का सेवन बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे मौसमी फलों और सब्जियों के स्थान पर महंगे पदार्थों का चयन करते हैं, और उन महंगे पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं, जिनसे शरीर को उचित पोषण नहीं मिल पाता है और शरीर जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर आता है परिवार का आकार एवं संरचना। संयुक्त परिवार में परिवार का आकार बड़ा होता है। यदि परिवार में शिशुओं, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं तथा बढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है तो कुपोषण होने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि पौष्टिक भोजन कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। इस पर भी यदि परिवार में बीमार लोगों की संख्या अधिक होती है तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। फिर आता है परिवार में भोजन के वितरण का तरीका। भारतीय महिलाएं पुरुषों को पहले भोजन कराती हैं, उसके बाद शिशुओं और बालकों को भोजन परोसती हैं। उनके भोजन परोसने का ढंग भी उदारता और प्रेम से भरा होता है। घर के वयस्क पुरुषों को भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व युक्त होकर परोस कर खिलाया जाता है। अंत में वे स्वयं भोजन करती है। यदि भोजन कम मात्रा में बचता है तो भी वे अपने लिए भोजन नहीं तैयार करती हैं, बल्कि बचा कुचा भोजन ग्रहण कर वो जीवन यापन करती है, जिसके कारण उनके महिलाओं के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है और वे भयंकर कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। पसंद नापसंद। व्यक्ति विशेष के पसंद नापसंद पर भी भोजन का सेवन निर्भर करता है। कई परिवारों में भोजन की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी परिवार के सदस्यों में कुपोषण देखने को मिलता है। बच्चे विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल या कोई विशेष भोजन खाना पसंद नहीं करते हैं। बालक दूध पीना भी पसंद नहीं करते हैं, तो इनसे भी कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता। समान मात्रा में पौष्टिक तत्वों से परिपूरित भोजन ग्रहण करने पर भी कुछ व्यक्ति जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति देर से रोगग्रस्त होते हैं। ये उनके अंदर उपस्थित संवेदनशीलता, शरीर की संवेदनशीलता के कारण होता है। अतः विभिन्न संक्रामक बीमारियों
से भी वो जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। गर्भवती माता तथा वृद्ध लोग भी कुपोषण का शिकार जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर का जो अंदर का पाचन, अवशोषण और चयापचय वो ढंग से नहीं हो पाता है। फिर आता है फैशन। आज के विज्ञापन के युग में तथा आधुनिकता की होड़ में प्राकृतिक भोजन के स्थान पर कृत्रिम भोजन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसका सबसे अधिक असर किशोर किशोरियों पर पड़ता है। वे दुबले पतले या स्लिम रहने की चाह में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। दिन के आहार और रात्रि के भोजन में भी कम मात्रा में भोजन करते हैं। फलतः शरीर में पौष्टिक तत्वों का काफ़ी अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप वे कुपोषित हो जाते हैं। फिर आता है शहरीकरण। नौकरी, श्रम व रोजगार की तलाश में अधिकांश ग्रामीण युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर में आकर बस जाते हैं, परंतु जिस अनुपात में शहर की आबादी में बढ़ोतरी होती है, उस अनुपात में भोज्य तत्वों की वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः बाजार में भोज्य पदार्थ ऊंचे दामों में बिकते हैं। भोजन में मिलावट की भी संभावना बढ़ जाती है। निम्न गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थ भी बेच दिए जाते हैं। परिणामतः उपभोक्ता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शहरीकरण एवं फैशन के कारण कई माताएं अपने शिशु को अपना दूध जो है शिशु को नहीं पिलाती हैं। पाउडर का दूध देना ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए शिशु पोषण जनित रोगों का शिकार हो जाता है। ऐसे ही फ्रिज में रखे हुए भोज्य पदार्थों को ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जबकि फ्रिज में रखने से उनका पौष्टिक मूल्य घट जाता है। फलतः व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर आता है पाचन, भोजन एवं चयापचय में कमी। व्यक्ति द्वारा पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण करने पर भी कई बार आंतरिक अंगों में दोष होने, ठीक प्रकार से क्रिया न कर पाने तथा अन्य कारणों से भोज्य तत्वों का शरीर में पूर्णतः पाचन, अवशोषण एवं चयापचय नहीं हो पाता है, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तथा कुपोषण बढ़ जाता है। जैसे पाचन संस्थान की अगर अव्यवस्था यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो हम अतिसार यानी डायरिया, पेचिस, पेप्टिक अल्सर, अपच, कब्ज आदि से शिकार हो जाते हैं। नाड़ी संस्थान की अस्वस्थता की स्थिति में पागलपन, मिर्गी, विक्षिप्तति, तीव्र सिरदर्द आदि। मधुमेह की स्थिति हो जाती है। बुखार होने पर, हृदय रोग होने पर, यकृत एवं गुर्दे की रोग की दशा में सल्फर युक्त दवाइयों के अत्यधिक सेवन से और बार बार मूत्र त्याग आदि की जो अवस्था के कारण हम जो शरीर है उसमें जो पाचन, अवशोषण और चयापचय वो ढंग से नहीं हो पाता और शरीर को पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती। तो ये थे कुछ कारण जो कुपोषण के कारणों के अंतर्गत हमने देखे और जाने, जिनके परिणाम स्वरूप कुपोषण जो है वो बढ़ जाता है। अब हम लेते हैं कुपोषण के लक्षण, यानी कुपोषण कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है कुपोषण का शिकार है। इसके अंतर्गत हम कुपोषण के लक्षण 4 प्रकार के दिखाई देते हैं, जिनमें पहला प्रभाव आता है शारीरिक प्रभाव, दूसरा आता है शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, तीसरा आसन पर प्रभाव, चौथा व्यवहार में परिवर्तन। अब हम एक एक करके इन प्रभावों को देख लेते हैं। कुपोषण का प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास पर पड़ता है, बल्कि इसके कारण मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। उसमें सीखने तथा याद करने की क्षमता का भी ह्रास होता है। बालक का मन पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने में नहीं लगता। वह चिड़चिड़ा, क्रोधी तथा अशांत एवं बेचैन रहने लगता है। तो कुपोषण के लक्षण, पहला है शारीरिक प्रभाव, यानी फिजिकली कैसा दिखता है। शारीरिक भार में पहले हम शरीर भार कुपोषण के कारण उम्र के अनुसार लंबाई एवं वजन में कमी हो जाती है। साथ ही लंबाई एवं भार में वांछित अनुपात नहीं होता है। जब शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है तो अति भार तथा 20% से अधिक बढ़ जाता है तो मोटापा कहलाता है। अतः मोटापा या अधिक दुबलापन ये दोनों ही कुपोषण के कारण होते हैं। लंबाई जो है वो कम रह जाती है, भार कम या अधिक हो जाएगा तो अल्प पोषण, भार अति भार है तो मोटापा की स्थिति। चेहरा जो है वो थका हुआ, मुरझाया हुआ, निस्तेज, आकर्षण रहता है। आँखें भी बिल्कुल निस्तेज, चमकहीन, रतौंधी, अंधापन देखने को मिलता है। बाल शुष्क, रूखे, बेजान, चमकहीन, शीघ्र टूटने वाले होते हैं। होंठ कटे होंठ, किनारे पर घाव इत्यादि जल्दी होते हैं। जीभ पर छाले, बैंगनी रंग, छोटे छोटे उभार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मुंह में छाले और घाव ज़्यादा होते हैं। त्वचा निस्तेज, कांतिहीन, चमकहीन और आकर्षण हो जाती है। छोटे छोटे उभार दिखते हैं। त्वचा के रोग हो जाते हैं। रंग सामान्य नहीं रहता।
झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नाखून का रंग स्वाभाविक न होकर पीलापन लिए होता है। इसका आकार चम्मच जैसा हो जाता है। रक्त अल्पता के कारण शीघ्र टूट जाते हैं, जल्दी टूटने लगते हैं। दांत चमकदार एवं सफ़ेद नहीं होते, मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। ऐसे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, एड़ियों में पानी बढ़ जाता है। हाथ पैरों की त्वचा सिकुड़ी हुई होती है और उन पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। हाथ पैर दुबले पतले होते हैं। पेट, छाती अंदर की ओर, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ऐसे आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कंधा बहुत अधिक झुका हुआ दिखाई देता है। तो ये थे शारीरिक प्रभाव। अब आता है शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव। शारीरिक क्रियाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। निद्रा, रोगी को नींद कम आती है, बेचैनी होती है। मल मूत्र का निष्कासन अनियमित एवं अनियंत्रित होता है। कब्ज की दशा में मल कठिनाई से निकलता है। वहीं अतिसार की अवस्था में बार बार मल त्याग होता है। कब्ज, पेचिश, अतिसार, अपच आदि रोग शारीरिक क्रियाओं में दोष उत्पन्न होने के कारण होता है। थकान, कुपोषित व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं, उन्हें कार्य करने में रुचि नहीं रहती है, एकाग्रता समाप्त हो जाती है। शारीरिक क्रियाकलाप, कुपोषित व्यक्तियों में शारीरिक क्रियाकलाप का काफ़ी अभाव होता है। उनमें मानसिक व्यग्रता रहती है, सुस्ती, आलस्य एवं ढीलापन रहता है। मानसिक स्फूर्ति एवं शारीरिक चुस्ती का अभाव रहता है। भूख, कुपोषित व्यक्ति को भूख कम लगती है, कभी कभी आवश्यकता से अधिक भूख भी लगने लगती है। कुपोषित व्यक्ति को प्यास आवश्यकता से अधिक लगती है, विशेषकर बुखार की दशा में अतिसार होने पर। पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ, कुपोषण के कारण पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। कुपोषण का तीसरा लक्षण आता है आसन पर, यानी हम जो बैठने की स्थिति है वो कैसी रहती है, या खड़े होने की स्थिति। कुपोषित व्यक्ति न तो ठीक से खड़ा हो रह सकता है, न बैठ सकता है, न ही चल सकता है। उसकी शारीरिक संस्थिति यानी पोस्चर हमेशा ही दोषपूर्ण रहता है। उसकी छाती भीतर की ओर धसी हुई तथा पेट बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है। कंधे झुके हुए होते हैं। सिर का ललाट वाला भाग अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। फिर आता है व्यवहार में परिवर्तन। जो लक्षण हैं कुपोषण के व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहला, चिड़चिड़ापन, क्रोध, आलस्य, भय, तनाव आदि व्यवहार कुपोषण के कारण उत्पन्न होते हैं। उत्साह की कमी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कभी कभी आत्महत्या करने जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं। शीघ्र थकान हो जाती है। रोग रोधन क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर की कमी होने से व्यक्ति शीघ्र ही बीमार हो जाता है। चेहरा कांतिहीन एवं निस्तेज हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये थे कुपोषण के लक्षण जो कि हम टेबल में भी देख रहे हैं। इन सारे लक्षणों के कारण कुपोषण जो है वो ये सारे लक्षण जो है कुपोषण की स्थिति में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी के साथ आज का जो ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने कुपोषण की स्थितियों को देखा, कुपोषण के बारे में जाना, ये पार्ट 1 के रूप में यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम कुपोषण के उत्पन्न रोग तथा इसके आगे हम सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।